नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से। मित्रों, राम कथा को मैंने विस्तृत रूप से प्रारंभ में ही 37 एपिसोड में बता दिया है। यहाँ मैं 5-6 एपिसोड जो बता रहा हूँ वो सिर्फ अलग दृष्टिकोण से बता रहा हूँ और अलग वर्णन जो जहाँ ब्रह्म है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पिछले एपिसोड्स में मैंने जैसे जो आम लोग मानते हैं कि भाई लव कुश का जन्म बिठूर में हुआ, गंगा किनारे, लोग मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं 5-7 स्थान ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि लव कुश का जन्म यहाँ हुआ। इसमें से एक है नेपाल भारत के बॉर्डर पर, दूसरा है श्रावस्ती के पास, अच्छा तीसरा है ये छत्तीसगढ़ में जिसको तुरतुरिया कहा जाता है, वाल्मीकि आश्रम यहाँ भी था। चौथा है वो बिठूर वाला तो है ही है, 4। पांचवा है ये बैंगलोर के पास, उस जगह का नाम है अवनी बेट्टा, बोले यहाँ पर हुआ था। तो देखिए ये बड़े विचित्र है। अब आप सोच रहे होंगे कर्नाटक में कहाँ हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर लोग क्यों मानते हैं? देखिए जनश्रुति, पुराण, भूगोल, ये सबको एक साथ आप सबको मिला के कुछ आपको निष्कर्ष निकालना होगा। अगर इतिहास बनाना है तो आप किस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे तो आप गलती कर देंगे। आउटराइट रिजेक्ट मत करिए, विश्लेषण करिए कि क्या हुआ। तो मित्रों, ये जो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कुश का राज्य कहाँ था। ये 2 मैटर आज में लेके चल रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जो श्लोक है वो मैं आपको बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण में जब सीता जी के त्याग का समय आता है तो होता क्या है कि उसी रात को, शाम को, जब दरबार से श्री राम घर पहुँचते हैं, जो भी चाय नाश्ता करके फिर आगे अपने काम के लिए निकलते हैं, रात को अपने मित्रों से मिलने, जासूसी की सब खबर पूरे राज्य की आती है वो सब। तो जब सीता जी मिलती हैं तो वो उनको, उसमें लिखा हुआ है कि शरद ऋतु बीत गई, मतलब शरद ऋतु बीत गई, राम सीता को एक साथ रमण करते हुए, ऐसा वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। ये बात ध्यान रखिए, कई बार लोग बकवास करने लगते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि शरद ऋतु मतलब जो 2-2 महीने की ऋतु होती है, 2 महीने बीत गए वापस आए हुए वहाँ से रावण को मारने के बाद राज्यारोहण हुए श्री राम को। 2 महीने शरद ऋतु बीत गई, 2 ज़्यादा बीत गए, मतलब 2 तो बीते ही, तो 2 माह हो चुके और सीता राम को राम एक साथ रहते हुए, तब उनमें गर्भावस्था के चिन्ह देखने लगे। जो भी हुआ होगा, उसमें डिटेल नहीं लिखा है, जो भी हुआ गर्भावस्था के चिन्ह, भाई जैसे उल्टी होना और समय निकल जाना ऋतुस्राव का, ये सब जो भी हुआ, तो राम को पता लगता है। तो वो सीता जी से बोलते हैं कि भाई लगता है तुम मुझे पुत्र देने वाली हो। तो बड़े प्रसन्न रहते हैं राम। तो उन्होंने, राम ने कहा कि भाई सीता तुम क्या चाहती हो? तो सीता जी ने कहा कि मुझे ऋषियों के आश्रम में बिताए हुए समय की याद आ रही है गंगा तट पे। तो बाद में मुश्किल हो जाएगा, निश्चित रूप से गर्भ बढ़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा चलना फिरना। इसलिए राम, मैं एक दिन कम से कम ऋषियों के आश्रम में जाना चाहती हूँ, पहले गंगा तट पे। तो श्री राम बोलते कोई दिक्कत नहीं, मैं लक्ष्मण से बोल देता हूँ, कल ही ऐसी व्यवस्था, ये आप देख लीजिए, श्लोक में लिखा हुआ है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ये कि भाई जो 5-6 स्थान आपको बताया लव कुश जन्म का, उसमें आप स्मरण रखिए इस बात को कि श्री राम, वो बोलती हैं मैं गंगा तट पे ऋषि के आश्रम में जाना चाहती हूँ और एक रात बिताना चाहती हूँ। तो श्री राम बोलते हैं कल ही मैं तुम्हारी व्यवस्था लक्ष्मण से बोल करा देता हूँ, लक्ष्मण तुमको लेके चला जाएगा। और सीता जी तैयारी करने लगती हैं ऋषियों की पत्नियों के लिए गहने कपड़े इकट्ठा करना, जो भी उनको उपहार देने के लिए। वहां जब राम अपने मित्रों से मिलने जाते हैं और वहाँ पता लगता है, जो आपको डिटेल बता चुका हूँ मैं, फिर से नहीं बोलूँगा कि भाई सीता अपवाद फैल रहा है, तो वो निर्णय लेते हैं कि त्याग दूंगा। तो जब
लक्ष्मण सीता जी को लेके जाते हैं तो फिर से वर्णन है सवेरे जब वो लेके जाते हैं सीता तैयार रहती है तो लक्ष्मण बोलते हैं चलिए भैया ने कहा है कि आपको ऋषि का आश्रम, तो चलिए लक्ष्मण कुछ नहीं बताते कि आपको त्यागने का निर्णय हुआ है। तो लेके चलते हैं लक्ष्मण। तो उसमें वर्णन है कि पहले उन्होंने तमसा नदी पार की, फिर गोमती नदी, ये इसके बात को ध्यान रखिएगा, जो 5-6 स्थान है ना उसका, ये आपको इससे आइडेंटिफाई होगा कि एक्चुअल स्थान कौन सा है। फिर गोमती नदी पार की और फिर उन्होंने गंगा पार करके मल्लाह नाव के द्वारा गंगा पार करके आए तट पे, और उन्होंने सीता जी को तब बताया कि राम ने आपका त्याग कर दिया। गंगा पार की उन्होंने, मतलब रथ उधर ही छूट गया। और दो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि गोमती तट पर एक रात रुके, वो एक रात हो गई थी तो गोमती तट पे रुके, और फिर वो दूसरे दिन सवेरे उन्होंने कहा कि जल्दी चलो, क्योंकि वापस भी लौटना था, तो जल्दी चलो, रथ को बोला, सुमंद्र को बोला जल्दी रथ आंको। और मल्लाह के द्वारा फिर वो उस तरफ उतरे और वहाँ रोना धोना मचा। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं निरपराध हूँ, तुमको पता है, मेरी परीक्षा ले चुके हो, सब कर चुके हो, और मुझको देखते जाओ, मेरी कोख में इक्ष्वाकु वंश का बीज पल रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब उन्होंने कहा सीता जी ने, और लक्ष्मण वहाँ से लौट गए फिर से। तो इसमें याद रखने की क्या चीज़ है? याद रखने की चीज़ ये है कि लक्ष्मण ने तमसा नदी जो अयोध्या के पास ही पड़ती है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ से फिर उन्होंने गोमती पार की और गोमती के बाद गंगा पार करके छोड़ दी। तो इतनी चीज़ें होना चाहिए ना। जहाँ लव कुश का जन्म, बाद में वो वाल्मीकि ऋषि के पास ही आश्रम पास छोड़ा था, ले गए, वहाँ वन देवी के नाम से रहने लगी। ऋषि ने किसी को नहीं बताया कि भाई ये सीता है। और वो लव कुश भी बड़े हुए, लगभग 12 वर्ष से अधिक वो वहाँ रही सीता जी लव कुश के साथ। वो 12 वर्ष के हुए। जब नैमिषारण्य में वो जाते हैं तो लगभग 12 वर्ष के थे दोनों। अजूबा थे एक के बाद एक, उसमें कुछ बड़ा था, हो सकता है कुछ मिनट कुछ घंटे बड़ा रहा हो। तो अब इसमें ये देखना है कि जो जितने स्थान बता रहे हैं, श्रावस्ती वाला, नेपाल भारत बॉर्डर वाला, बेंगलोर वाला, या छत्तीसगढ़ वाला ये जो तुरतुरिया आश्रम, क्या यहाँ गंगा नदी है? पहली बात, वाल्मीकि आश्रम तो है, आप बोल रहे हैं तो हम भी मान ली वाल्मीकि आश्रम है। और ऋषि भटकते ही रहते थे अलग अलग कारणों से। जैसे आप ये देखिए कि जो श्रावस्ती वाला है, वाला में वाल्मीकि ऋषि बिल्कुल गए होंगे कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में 2 बच्चे पले, 12 साल रहे। उन्होंने ऋषि को ही अपना पिता जैसे तुल्य समझा। ऋषि ने उनको शिक्षा दीक्षा दी, बहुत प्रबल योद्धा बने थे वो। तो जब वो दोनों राजा बन गए, लव बन गया श्रावस्ती उत्तर कौशल का और कुश बन गया दक्षिण कौशल का, तो वो गए होंगे निश्चित रूप से। इसलिए श्रावस्ती में वाल्मीकि आश्रम है और छत्तीसगढ़ में भी ये जो तुरतुरिया वाला वाल्मीकि आश्रम है। स्वाभाविक है, इसमें कोई असंभव बात नहीं कि वाल्मीकि आश्रम ये झूठा बना दिए। अपन सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि लव कुश का जन्म हुआ क्या। तो लव कुश के जन्म के लिए जो कंडीशंस हैं कि भाई गोमती पार करके लक्ष्मण जी गंगा पार करके छोड़ा था, तो इस कंडीशन को एक ही आश्रम सेटिस्फाई करता है, और वो है बिठूर का, जो कानपुर से 10 किलोमीटर आगे बिठूर है। बिठूर पे गंगा तट पे बना हुआ वाल्मीकि आश्रम, और वहाँ वो तो मानते ही हैं कि यहाँ लव कुश का जन्म हुआ। ये बात बाद में भी सिद्ध होती है कि बाद में जब नैमिषारण्य में यज्ञ हुआ तो फिर पैदल गए लव कुश के साथ वाल्मीकि ऋषि। वहीं तो भेद खुला कि भाई ये तो राम के बच्चे हैं। तो मित्रों, ये बात आपको याद रखना चाहिए कि अच्छा, अब ये बात हुआ है कि भाई दूसरे क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि जी थे तो सब घटनाएं घट गई। जो बेंगलोर वाला है वो तो मेरा अनुमान ऐसा है कि आते जाते या सीता जी को लौटते समय जो नाइट हॉल्ट करते थे, रात में तो रुकना। भाई आप रात से चले, दिन भर आपने यात्रा की, रात में तो घना जंगल, लाइट तो रहती नहीं, तो नाइट हॉल्ट करना पड़ता था। बहुत संभव है वहाँ नाइट हॉल्ट किया। जब वापस लौटे थे, वो दक्षिण का मार्ग में बीच में पड़ता जो अवनी बेट्टा। तो ये बाद में इसमें कहानियां आरोपित हो जाती है कि राम सीधा रुके थे तो बस लव कुश का जन्म भी हुआ, ऐसा टाइप का। तो जो कहानियां जुड़ते जाती हैं, हर आदमी जो महत्वपूर्ण घटता है वो उसको जोड़ लेता है उस जगह से। ये तो एकदम झूठा नहीं, क्योंकि कुछ तो बात है वहाँ पे
तो वो क्या बात हो सकती है वही। जैसे लव का मैंने आपको बताया कि श्रावस्ती में वाल्मीकि आश्रम हो सकता है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया में आश्रम हो सकता है, दोनों जगह उनके पाले हुए बच्चे राजा बने थे। तो जो कंडीशन है और जो अयोध्या से निकलकर ये पड़ता है, ये डिस्टेंस आपको पड़ेगा करीब करीब 100 किलोमीटर पड़ता है, 100 से ज़्यादा ही पड़ेगा। तो इसलिए उनको जब रथ से चलेंगे तो उनको गोमती तट पर गोमती पार करके नाइट भी करना पड़ा था और दूसरे दिन वो छोड़ दिए जाके। अब अगर अयोध्या से आप बताइए बैंगलोर जाएं तो कितने दिन पहुंचेंगे? क्या दूसरे दिन पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो ये आप समझ, एक बात तो ये हो गई कि लव कुश का जन्म। अब दौर से आप देखेंगे ना तो वो लाहौर वाले भी बोलते हैं, अमृतसर वाले भी बोलते हैं कि लव कुश। देखिए मित्रों, जब लव कुश राजा बने, राजा तो 50 जगह जाएगा ना, कहीं हमला किए होंगे, कहीं उनके भाई थे, 8 जो भाई थे, जो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबके 2-2 बच्चे थे। तो 8 भाइयों, 4 भाइयों के जो 8 बच्चे थे वो राजा बने। कहाँ के राजा बने मैं आपको बता देता हूँ, एक बार स्मरण करा देता हूँ। जो भरत के 2 पुत्र थे वो कैके प्रदेश पर, जो गांधार प्रदेश कहा गया, इसमें गांधार मतलब जो आज का पख्तूनिस्तान समझ लीजिए, जो सिंधु के तट पे तक्ष, जो भरत का बड़ा पुत्र था तक्ष, उसके नाम पे तक्षशिला, ये उसमें वर्णन है, श्लोक है इसमें। और उसके पश्चिम तट पे पुष्कलवती बसाया, पुष्कल के नाम पे, जो बड़ा छोटा पुत्र था उसका नाम पुष्कल, तो वो पेशावर है आज का। ये 2 हो गए। शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे, सुबाहु और शत्रुघाती। तो जब वो जो मारा था उसने लवणासुर को, जो वर्तमान मथुरा है, वो मधुवन था, तो वहाँ पे लवणासुर को मारा शत्रुघ्न ने और राज्य कायम किया और अपने 2 बच्चों में बांटा। तो मथुरा, जो मधुवन में मथुरा नगरी बसाई, जो आज मथुरा हो गया। तो मधुवन का जो मथुरा नगरी थी, वहाँ का राजा सुबाहु बना, बड़ा बेटा शत्रुघ्न का। और छोटा बेटा जो विदिशा, मैंने आपको यहाँ फिर आप इस बात को याद रखिएगा कि विदिशा कितनी पुरानी है। हम लोग विदिशा को महत्व नहीं देते, हम लोग उज्जैन को महत्व देते हैं, इंदौर को महत्व देते हैं, भोपाल। विदिशा कितनी पुरानी, राम के काल विदिशा का राजा बना था शत्रुघाती, शत्रुघ्न का छोटा बेटा। लक्ष्मण के 2 पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। तो अंगद की राजधानी बनी अंगदिया, जो उसमें कारू देश लिखा हुआ है, मतलब जो बिहार का आज का, ऐसा माना जाता है कि जो अंगदिया है, अंगद की राजधानी, वर्तमान भागलपुर। और चंद्रकेतु जो था वो पहलवान टाइप का था, तो उसके नाम पे जो मल्ल वंश चला वो बिहार का, उसके ऊपर आप भगवान बुद्ध के काल में मल्ल वंश, लिच्छवी वंश, ये सब छोटे छोटे गणराज थे। और जब ये मुस्लिम आक्रमणकारियों का दबाव पड़ा तो ये मल्ल वंश वाले नेपाल चले गए। तो नेपाल ने पाटन दरबार स्क्वायर वगैरह, ये मल्ल वंश की राजधानी थी, इन्होंने नेपाल में अपनी सत्ता कायम की थी। तो ये इनके बच्चे हो गए। अब लव कुश जो हुए, लव को दिया उत्तर कौशल, ये वर्णन है कि लव कुश उत्तर। तो उत्तर कौशल में शरावती, इसमें तो वाल्मीकि रामायण में सीधे सीधे लिखा हुआ है श्रावस्ती, तो जो प्रयाग के पास है श्रावस्ती, वो लव की राजधानी बनी। और असली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब तो क्लियर है, जो मैंने आपको बताया इतना क्लियर है। देखिए असली बात जो है कि कुश को उन्होंने दक्षिण कौशल का राजा बनाया, और इस पर मैं आपको जरा ध्यान इसको दीजिएगा। छत्तीसगढ़ वालों ने भी इस महत्व, बोलते हैं ना कि जो बस सामने दिख गया कौशल्या माता बंदी, जो महत्वपूर्ण चीज आप तो एक मिस कर रहे हैं, खरदूषण का वध, और दूसरा मिस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में वर्षों तक यहाँ का राजा रहा है कुश। ये बात कहीं नहीं आती, न किसी के ध्यान में आती, न छत्तीसगढ़ को पता है कि कुश का राज्य था यहाँ। दक्षिण कौशल, अब दक्षिण कौशल में आप कैसे मान लीजिए, तो मैंने आपको पहले बताया था किसी दक्षिण कौशल, दक्षिण का कौशल। तो जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि राम ने वनवास में फालतू समय नहीं गंवाया, उन्होंने अपने पूर्वजों को राज्य को वापस लिया, वापस अपने अधीन किया, ये रावण के आदमियों से छीन के, खरदूषणों को मार के, और ये प्रदेश पूरा दंडकारण्य जो छत्तीसगढ़ प्रदेश, इसको वापस लिया। इसीलिए बाद में जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो उन्होंने कुश को, जो सबसे बड़े थे, कुश सबसे बड़े थे सभी जितने अपने 8 भाइयों हैं, तो उन्होंने उनको सबसे कठिन राज्य ये वाला सौंपा,
कि ये जंगल है, ये यहाँ जाकर तुम डेवलप करो। तो कुश यहाँ के राजा बने। और उसमें वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि विंध्य पर्वत के पार का जो प्रदेश था दक्षिण कौशल वो दिया, और वहाँ उन्होंने कुशावती नगरी बसाई। ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब जो कुश की राजधानी थी उसका नाम है कुशावती। ये श्लोक है, देखिए आप, कुशावती उसका नाम दिया। अब यहां पर प्रश्न ये है कि कुशावती कहाँ थी। मैंने आपको बताया ना कि भ्रम ही भ्रम है भाई, 7000 साल बीत चुके और कहीं स्पष्ट वर्णन है नहीं। भाई रामायण लिखने वाले ने तो राम का कथा लिखी है, उसने तो कुश की राजधानी थोड़ी लिखेगा, तो राम की कथा प्रमुख रूप से वर्णन किया ना, तो हम तो बाकी चीजें देख रहे हैं। तो कुश की राजधानी कहाँ थी? तो मित्रों, जब मैंने इसको सर्च किया और देखा तो एक तो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, उसका नाम है कोसीर। कोसीर गांव है, और ये वर्तमान जो छत्तीसगढ़ का सारंगढ़ जिला है, सारंगढ़ से होगा ये 30-35 किलोमीटर दूर कोसीर। यहाँ वो कौशलदाई का मंदिर जो यहाँ की मानता है वो सब ठीक है, कौशलदाई का मंदिर हो सकता है कुछ यहाँ राजा रहा हो, देवी मानता हो, क्योंकि जो ग्रामीण मान रहे हैं कोई गलत नहीं मानता, बस ये उनको पता नहीं होता कि हम क्या मान रहे हैं। तो वहाँ है कुशलदाई का मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध है, और सारे ग्रामीणों कुशलदाई की मानता मानते हैं और बकरा चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। किसी कोई ये नहीं बता रहा कि भाई ये महाराज कुश की इष्ट देवी थी, ऐसा कोई नहीं बता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा इस स्थान को माना जाता है कि ये वहां के लोग मानते हैं कि ये कुश की राजधानी थी। एक तो ये स्थान हो गया, और ये प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं इसको। लेकिन 2 स्थान मैंने और देखे, और सीधा सीधा कुश के नाम पर है। एक है कुश भाटा और एक है कुशगढ़। और ये दोनों जो है, ये जो कसडोल पड़ता है, मतलब ये रायपुर से होना चाहिए 100 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है रायपुर से। बलौदा बाजार के आगे कसडोल, कसडोल तहसील में ये 2 गांव हैं, कुशगढ़ और कुशभाटा। तो जब वहां आप जाएंगे तो वहां भी मंदिर, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि कुश की राजधानी थी, वो मालूम ही नहीं बेचारा हो। वो बोलेंगे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बताएंगे आपको कि कुश यहाँ आया था। भाई कोई आदमी वहां जाएगा तो उसके नाम पे कुश भाटा, भाटा का मतलब होता प्लेन, मैदानी इलाके को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में भाटा। तो कुश भाटा और कुशगढ़ तो सीधे सीधे कुशगढ़। तो मित्रों, यहां जब देखा मैंने तो कोई खास ऐसी चिन्ह नहीं दिखे कि कोई हम दावा करें कि ये कुश की राजधानी थी। लेकिन मेरा छत्तीसगढ़ सरकार से और जो यहाँ का एएसआई, क्योंकि एएसआई मुझको ऐसा लग रहा है कि बहुत कहना अच्छा नहीं लगता पर निकम्मे टाइप कुछ, ये मैंने आप महत्वपूर्ण बातें बताए ना, अगर मैं ये बातें थोड़ा सा घूम के जान रहा हूँ, इतनी जनश्रुति है, लोग वहाँ मानते हैं, तो एएसआई वाले वहाँ क्यों नहीं खुदाई करते, क्यों सर्च नहीं करते? ऐसा तो नहीं कि मैं खोद के निकाल रहा हूँ, मैं तो जाता हूँ वहाँ, पता करता हूँ, ये जनश्रुति है, लोग मानते हैं यहाँ है। आपको 3 नाम बता दिए थे मैंने कुश की राजधानी के लिए। तो क्या एएसआई ने ये फिक्स किया कि इन 3 में से कौन है, या कोई और चौथी? पता नहीं, मुझको तो लगता है कि जैसे मैंने आपको कई बार इतिहासकारों के बारे में बोला कि बस वो अकबर की कितनी पत्नियां थे, कितने बच्चे थे, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्पष्ट नहीं जानते, तो राम और कृष्ण के बारे में क्या जानेंगे इतिहासकार? वही हाल ये है एएसआई वालों, पुरातत्ववेत्ताओं का है। इनकी अधिकतम कैपेसिटी है 7वीं 8वीं शताब्दी की ढूंढ निकालना। जो आपको बारनवा आ रहा है, ये जो सिरपुर है, जिसका प्राचीन नाम श्रीपुर था, जो इधर का बड़ा प्रसिद्ध यहाँ की राजधानी थी श्रीपुर। तो सिरपुर में जो खुदाई की बड़ा प्रसिद्ध, मैं भी गया वहां देखने, तो वहां पे बौद्ध मंदिर है 7वीं शताब्दी का, एक लक्ष्मण मंदिर नाम से मंदिर है निकला हो, तो ये 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी, ठीक है 7वीं 8वीं शताब्दी, लेकिन इसको तो हाईलाइट करते ही नहीं कि नदी के किनारे गंधेश्वर महादेव है और वहां राम वनगमन पथ है, इसको कौन हाईलाइट करेगा? एएसआई को इससे मतलब नहीं, उनको तो खोद के जहां और कहां खोदेंगे, जहां उनकी मर्जी, जहां जनश्रुति है कि यहाँ मान्यता है कि कुश की राजधानी थी, क्या आपने वहां ढूंढा कि कोई टीला है क्या, कोई ऊंची जगह ऐसी है क्या, कोई पहाड़ी टाइप का है क्या,
जहाँ थोड़ा खुदाई, थोड़ा सा देखें खोद के कुछ है क्या। तो मित्रों, मेरा तो अनुमान है कि ये 3 में से कोई भी हो सकती है कुश की राजधानी। नाम भी देखिए ना, कुशभाटा, कुशगढ़, और जो कोसीर है वो तो ठीक है, उसको तो लोग वहां के लोग मानते ही। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूँ ये राजधानियों के बारे में, 8 पुत्रों की राजधानी के बारे में। तो मित्रों, ये आज का मैं एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ, क्योंकि बताया ना आपको, आपको अधूरा सा लग रहा होगा, पर राम कथा में 37 एपिसोड में बता चुका हूँ। तो ये तो मैं, ये जो नई चीज़ें मालूम होती हैं, या जो भ्रम है कि उसकी राजधानी कहाँ थी, अल्लाह कुश का जन्म कहाँ हुआ था, उसके लिए मैं ये फिर से थोड़ा 8-10 एपिसोड डाल रहा हूँ। अगले मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपको, देखिए आप सब लोग जानते हैं, आप कई पढ़ेंगे, आप बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ लीजिए भाई, मैं तो बहुत सामान्य आदमी, मैं कोई दावा नहीं करता, मैं तो हिंट दे रहा हूं कि भैया विद्वान लोग आगे खोजो। जो मेरे को शक है एक सामान्य जन को, तो आपको क्यों नहीं है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, आप आगे खोजिए ना। मेरी तो सामर्थ्य भी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, आर्थिक क्षमता भी इतनी नहीं है कि मैं इस पर खोज करूँ। तो ये जो आप राजनीति का जनक या कूटनीति का जनक श्री कृष्ण को मानते हैं सभी लोग। ये चाणक्य वगैरह तो बहुत बाद में हुए ना। तो श्री कृष्ण को मानते हैं, ये भैया ऐसा। राम तो सीधे साधे थे, और राम तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम, ऋषियों की बात मानने वाले और रूल से चलने वाले। तो मित्रों, इस बात को हम देखेंगे कि क्या इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला कहाँ से, गांधार मतलब वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास से लेकर पेशावर के पास से लेकर लंका तक, या तो उनके संबंधियों का राज्य था या उनके मित्रों का राज्य था। इतने बड़े राज्य का संचालन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट राजनीति से अनभिज्ञ हो? क्या इस संसार में आप बड़े साधु समान रह के राज्य कर सकते हैं? तो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा राम की राजनीति, राम की कूटनीति। और मेरा ऐसा अभी तक जो मैंने देखा है कि किसी ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया है। तो मित्रों, आशा है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। और अगर कम लोग भी देखें, मैं तो इसी में प्रसन्न होता हूँ कि 100-200 लोग भी अगर देखते हैं, मुझको 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो है ना, थोड़ा सा डांस कर दिए और वो कुछ बनाना सिखा दिए जो आता है, मुझको उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा विषय गंभीर है। अब मुझको मालूम है गंभीर विषय को कम लोग देखते हैं, पर जितने देखें, बुद्धिमान लोग जितने देखें, वो थोड़ा इस पर और चर्चा करें। मेरी इच्छा ये नहीं कि मेरे को आप बड़ा साधुवाद दीजिए, लाइक। मैं तो चाहता हूँ कि इस पर और खोज हो जो मैं बोल रहा हूँ, और देखो कि मैं तो एक डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, पूरा काम थोड़ी कर पा रहा हूँ। मैं तो एक दिशा बता रहा हूँ कि भाई इस दिशा में आप देखो। तो मित्रों, यदि आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो जैसा मैं हर बार अनुरोध करता हूँ, कृपया लाइक करें, शेयर करें, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।